हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट केस लॉ करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड के, जिसमें मैं पहले आर्टिकल 12 एक्सप्लेन करूंगा और फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझाऊंगा कि किस तरीके से आर्टिकल 12 में चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 समझते हैं। आर्टिकल 12 की जब बेयर रीडिंग लेते तो पता चलता है कि इन दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 के लिए सिर्फ वैलिड है आर्टिकल 12। जो भी स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है वो पार्ट सिर्फ 3 के लिए वैलिड है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड, स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, सारे की सारे स्टेट की लेजिस्लेचर, एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो कुछ चीजें तो एक्सप्लिसिटली आपको पता चल जाएगी कि अच्छा ये चीजें स्टेट के अंदर आएंगी, लेकिन कुछ एम्बिगुअस पोर्शन है इस डेफिनेशन का जिसको फिर बाद में केस लॉ के द्वारा इंटरप्रेट किया गया कि क्या क्या और भी चीजें हो सकती हैं जो स्टेट के अंदर आएंगी। जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो हमें सब एक्सप्लिसिटली पता चल रहा है कि हाँ ये स्टेट का पार्ट है, और गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट की, और उसकी लेजिस्लेचर, दोनों ही किसका पार्ट होंगी, स्टेट का पार्ट होंगी। और उसके बाद इस डेफिनेशन के अंदर है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लोकल अथॉरिटीज की अगर हम डेफिनेशन को देखा जाए तो अगर कोई भी डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी तो उसको जनरल क्लोजेज एक्ट के में रेफर किया जाता है। जैसे जनरल क्लोजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लोज 31 के अंदर लोकल अथॉरिटीज के बारे में बोला गया है। लोकल अथॉरिटीज शैल मीन, लोकल अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या आएंगी, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटीज लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ ए म्यूनिसिपल और लोकल फंड। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, लोकल अथॉरिटी के अंदर आएंगी, क्योंकि जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का है। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बना रखे थे, लेकिन विलेज पंचायत जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। वो बाद में इंडिपेंडेंस के बहुत बाद में विलेज पंचायत का कंसेप्ट आया। तो विलेज पंचायत भी लोकल अथॉरिटी के अंदर आती हैं, और उसके अलावा विलेज पंचायत के अलावा बाकी सारे जो भी इस डेफिनेशन के अंदर बोले गए हैं वो सब भी किसका पार्ट होंगे, लोकल अथॉरिटीज का पार्ट होंगे। अब सबसे जो मेन कंटेंशन अराइज होती है कि अदर अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या पार्ट बनेगा स्टेट का अदर अथॉरिटी के अंदर, उसको डील करने के लिए नंबर ऑफ केसेस हैं जो जिसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। इसकी एक पूरी पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर्च कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को lowbytes_906 के नाम से। वहां पे मैं आर्टिकल 12 के नाम से एक पीडीएफ डालूंगा, और सोमनाथ प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का ये केस लॉ है। बेसिकली ये केस लॉ के ऊपर ही मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 12 का एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा समझा दूंगा तो बाकी के जो केस होंगे ना आप सीधे सिर्फ छोटी वीडियो से आप समझ सकते हो। अब इसमें सबसे पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 का केस लॉ है। ऑल्दो दिस केस लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट ये केस लॉ समझना बहुत जरूरी है इसकी डेवलपमेंट समझने के लिए। मैं सीधा रेशो पे आता हूँ। इट वॉज हेल्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट दैट द वर्ड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज यूज्ड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एडजस्टम जेनरस दैट इज ऑफ द सेम काइंड। पहले इस टर्म को समझते हैं कि एडजस्टम जेनरस होता क्या है। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रक और फिर एक ब्लैंक है। उस ब्लैंक में आपको फिल करना है। 3 ऑप्शंस में आपको देखता हूं, बाइसिकल, बुल कार्ट और मोटरसाइकिल। तो आप इसमें क्या फील करोगे, आप ऑब्वियसली मोटरसाइकिल फील करोगे। क्यों फील करोगे, क्योंकि सारी की सारी फॉसिल फ्यूल से या किसी बैटरी ऑपरेटेड चीज से चलते हैं बजाय कि बाइसिकल या फिर बुल कार्ट के। तो इस आपने ये कैसे अंदाजा लगाया कि इसके अंदर मोटरसाइकिल ही आएगा, क्योंकि आपने एक कॉमन थ्रेड उनके अंदर देखा, क्योंकि वो सेम काइंड की थी। इसी तरीके से यहाँ पे जो एडजस्टम जेनरस का मीनिंग निकलेगा वो ये निकलेगा कि लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज जो हैं वो हमें पहले वाली जो टर्म थी आर्टिकल 12 के अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, उनके रेफरेंस में इसको पढ़ना पड़ेगा। कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट the other authority should derive its color from 3 preceding authorities and which must have sovereign power and perform sovereign functions।
और वही सब अदर अथॉरिटीज के अंदर आएंगे जो कि सोवरेन पावर रखते हैं और सोवरेन फंक्शंस करते हैं, मतलब स्टेट के जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वही सब किसके अंदर आएंगे, अदर अथॉरिटी के अंदर आएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का जो केस लो है इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया था उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1961 का ये केस लो है। इस केस में बोला था कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ एडजुडियम जनरस दैट इज ऑफ द सेम काइंड would not be applied in interpreting the expression of other authorities occurring in the Article 12 of the Constitution because Article 12 does not consist any common thread। क्योंकि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर तो हमें समझ में आता है, लोकल अथॉरिटीज के पास तो लॉ मेकिंग पावर्स भी नहीं होती हैं, और अदर अथॉरिटीज वो कंप्लीटली सारी की सारी एक इंडिविजुअल टर्म्स हैं, कहाँ एग्जीक्यूटिव कहाँ लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पे कोई भी हमें कॉमन थ्रेड देखने को नहीं मिलता है। तो उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यही बोला गया कि एडजुडियम जनरस वाला जो कंसेप्ट लिया गया है वो एक वैलिड कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उन सब के अंदर कोई भी कॉमन थ्रेड नहीं है। अब नेक्स्ट केस है हमारा राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, 1967 का एक केस लो है। इस केस लो में ये बोला गया था कि सारी वो अथॉरिटीज जो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस रखती हैं, मतलब किसी भी एक्ट के थ्रू अगर कोई अथॉरिटी बनाई गई है तो वो अथॉरिटी अदर अथॉरिटी के अंदर आएगी, और क्योंकि उसके पास रूल मेकिंग पावर्स होती हैं, रूल्स भी एक तरीके से बायलॉज जो होते हैं रूल्स, वो सारे किसके तरह यूज किए जाते हैं, लॉ का फोर्स रखते हैं वो, इसलिए वो किसके अंदर आएंगे, स्टेट के सोवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में यही बोला गया था कि जो भी स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट की गई है बॉडी वो सारे भी किसके अंदर आएंगी, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। अब नेक्स्ट केस हमारा सुखदेव वर्सेस भगत राम। इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंशन ये अराइज होता है ओएनजीसी, एलआईसी और आईएफसी, ये तीन जो बॉडीज थी वो एक स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, अलग अलग स्टैट्यूट्स के द्वारा बनाई गई थी। तो क्या वो स्टेट का डेफिनेशन के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी, उसके बारे में ये केस लो है। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, इट वॉज हेल्ड दैट ऑल थ्री स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वर गिवन बर्थ बाय द स्टैट्यूट। सबका जो जन्म है इनका, सारी बॉडीज का, वो किससे हुआ है, स्टैट्यूट से हुआ है। स्टैट्यूट से हुआ है तो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस वो रखते हैं, और उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जैसे कि रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय देम हैव द फोर्स ऑफ लॉ। जो उनके द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो फोर्स ऑफ लॉ रखते हैं। एम्प्लॉइज हैविंग ए स्टैट्यूटरी स्टेटस, जो उनके एम्प्लॉय उनका स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है, दे आर एंटाइटल्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट व्हेन द डिसमिसल और रिमूवल इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1979 का है। इस केस लो के अंदर एक टेस्ट लेट डाउन किया गया था कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो अदर अथॉरिटी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, मतलब अल्टीमेटली वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है या नहीं होती है वो अथॉरिटी, उसने टेस्ट ले डाउन किया गया था। टेस्ट क्या है, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर सारा का सारा खर्च जो है किसी भी कॉर्पोरेशन का वो अगर गवर्नमेंट बियर कर रही है तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर आएगा, वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी की तरह ही काम कर रहा है। जैसे कि सपोज करो ओएनजीसी, अगर उसमें 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हैं तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर ही आएगा, क्योंकि सारे की सारी कैपिटल जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर कोई कॉर्पोरेशन है, अगर उसके कोई डे टू डे जो रेगुलेशंस है उसका जो चलाने के लिए उसको हर रोज जो कंट्रोल करता है, वो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से, परवेसिव का मतलब होता है कि थ्रू एंड थ्रू पूरा उसके ऊपर एग्जॉस्टिव कंट्रोल है किसका, स्टेट का, तो भी वो किसके अंदर आएगा, अदर अथॉरिटी के अंदर आएगा, और उसको एक स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी की तरह देखा जाएगा, एक स्टेट एजेंसी की तरह देखा जाएगा। थर्ड टेस्ट क्या है, इट मे ऑल्सो बी ए रेलिवेंट फैक्टर वेदर द कॉर्पोरेशन इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड। अगर कोई ऐसी अथॉरिटी, जैसे सपोज करो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर उसका मोनोपोली है स्टील मेकिंग में और वो स्टेट कन्फर्ड है या फिर स्टेट प्रोटेक्टेड है, स्टेट ऐसा कन्फर कर सकता है कि जैसे एटॉमिक पावर में है कि कोई भी और जो प्राइवेट एजेंसीज है वो एटॉमिक पावर में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, अपने कोई प्राइवेट पावर प्लांट नहीं लगा सकती, मतलब स्टेट ने इसको कन्फर कर दी मोनोपोली, तो वो स्टेट एजेंसी की तरह काम करेगा या फिर स्टेट के द्वारा वो मोनोपोली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो एक ये भी रेलिवेंट फैक्टर है कि क्या उसका मोनोपोली स्टेटस जो है वो स्टेट के द्वारा कन्फर्ड या प्रोटेक्टेड है या नहीं है, वो भी हमें देखना होगा। If the functions of the corporation are of public importance and closely related to the government functions, public
फंक्शंस कौन से होते हैं जो बेसिक नीड होती किसी भी एक ह्यूमन बीइंग वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो पब्लिक फंक्शंस के अंदर आता है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बेसिक चीजें हैं। ये अगर कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसको भी एक स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी की तरह देखा जाएगा। If the functions of the corporation are of public importance and closely related to the government function, it would be a relevant factor। मतलब solely वो फैक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली या फिर वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी है और उसको हम स्टेट मान लेंगे, वो एक रेलिवेंट फैक्टर है। ये चीजें हमें देखनी होंगी, कोई एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं ले सकते हम। फिफ्थ क्या है, स्पेसिफिकली इफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए कॉर्पोरेशन, इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग फैक्टर सपोर्टिंग ऑफ this interference of the corporation being an instrumentality or agency of the government। अगर ऐसा हो कि कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके कोई एक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट की ही कोई पीएसयू बना दी जाए, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, ये एक रेलिवेंट फैक्टर बन जाएगा ये देखने के लिए कि वो स्टेट है या नहीं है। जैसे सपोज करो आज जो है एटॉमिक पावर जनरेशन जो है वो सिर्फ सोली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है, लेकिन जैसे ओएनजीसी है या फिर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी एक गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा रन किए जाते हैं। ऐसे ही कल को अगर एटॉमिक पावर भी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कोई रन किया जाना शुरू कर दे जाए, तो वो एक पूरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया किसमें, एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। तो वो भी किसकी तरह, वो कंपनी भी किसकी तरह देखी जाएगी, स्टेट की तरह ही देखी जाएगी, स्टेट की एजेंसी की तरह देखी जाएगी। आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 का ये केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये टेस्ट ले डाउन किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन क्रिएट करता है आर्टिकल 12 की अदर अथॉरिटीज की। आई होप आपको ये केस लो जरूर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम low bytes_906। थैंक यू सो मच।